क्या आपने कभी सोचा है, हम दिन भर कितना कुछ सीखते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, दोस्तों से, या बस जिंदगी के उतार चढ़ाव से। लेकिन क्या सच में हम जीना सीख रहे हैं या बस सूचनाएं जमा कर रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसे विचारक से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने कहा था, जीवन की पूरी गति ही सीखने की गति है। यह कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो अगर हम समझ लें तो शायद जिंदगी को देखने का तरीका ही बदल जाए। तो आइए साथ में चलते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द होल मूवमेंट ऑफ लाइफ इज लर्निंग की उस यात्रा पर, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे हर अनुभव, हर रिश्ते, हर पल में सांस लेती है। अध्याय 1, जीवन की गति में सीखना चलने फिरने जैसा है। और यह अध्याय हमें एक सुखद दृष्टिकोण से उस यात्रा पर ले चलता है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत बगीचे में बैठे हैं, जहां हर पत्ती, हर शाखा, हर कोने में एक अनसुना संदेश छिपा है। कृष्णमूर्ति यह कहना चाहते हैं कि असली शिक्षा को हम किताबों तक सीमित नहीं कर सकते। यह तो उस गहराई में है जहां आप खुद से सीखते हैं, खुद से जुड़ते हैं और अपने आप को बदलते देखते हैं। इस शिक्षा में मन की स्वतंत्रता, निर्विकार देखना और स्मृति बिना सतर्कता शामिल है। सीखना केवल तथ्य जानना नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करना है। अब हम कुछ और शब्दों में इसे समझें। वे कहते हैं कि मन उस समय जिंदा हो उठता है जब वह बुक नॉलेज की पंक्तियों से आगे निकलकर वर्तमान क्षण की पूरी संभावना को देखता है। मन को पुराने ज्ञान की जंजीरों से मुक्त होने का मौका मिलता है, तभी वह सचमुच से सतर्क और जागरूक बनता है। एक फिर अगर कोई कहता है, मैं खुद को जानता हूं, तो कृष्णमूर्ति प्रश्न उठाते हैं कि क्या वह वास्तव में जानता है या सिर्फ किन्हीं पुराने अनुभवों का संग्रह लेकर खुद को उसी से जोड़ रहा है। क्योंकि स्वयं एक ऐसा जीवंत बदलता हुआ प्राणी है। हर क्षण नया नया विचार, नया भाव, नई अनुभूति लेकर आता है। और यदि मन पुराने ज्ञान से बंधा है तो वह नया देखने की क्षमता खो देता है। वे आगे कहते हैं, जब मन लगातार सीखने की अवस्था में रहेगा, अनवरत सावधान रहेगा, तब वह ताजा रहकर चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाएगा, बिना किसी पूर्व धारणा के। ऐसे मन की शक्ति अलग होती है। यह ज्ञान नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का अनुभव है जो उसे तेज और सजग बनाता है। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ज्ञान संचय बनाम सचेत सीख। ज्ञान संचय का मतलब होता है हर बात याद रखना, हर अवधारणा समेटना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, शिक्षा का असली मतलब यही नहीं, बल्कि ताजा दृष्टि से सीखने का लगातार सक्रिय होना है। इस सक्रियता में ज्ञान पुराना नहीं, बार बार नया होता है। मुत्ते कदम मन को जड़ता से निकालकर वह निरंतर संवेदनशील और सहभागी बनता है। पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित का भ्रम। जब हम कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो अक्सर मैं और जो कुछ कर रहा हूं में एक दूरी बन जाती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, इस दूरी वास्तविक है? क्या वह मैं जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है, दोनों वास्तव में दो अलग चीजें हैं या वही एक ही है? जब यह विभाजन होता है तो मन में टकराव और द्वैत उत्पन्न होता है, और इससे हम कभी सही समझ या एकता अनुभव नहीं कर पाते। स्वतंत्र दृष्टि का जन्म तो कैसे आए? स्वतंत्र दृष्टि जब हम पिछले अनुभव, पहचान आदि को उतारकर केवल वर्तमान उपकरणों से देखना शुरू करते हैं, जिसे कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के विभाजन को देखना कहते हैं, तब एक सहज, बिना पूर्वाग्रह वाला अवलोकन संभव होता है। और वह क्षण ही असली सीख की शुरुआत है। इस सब का मतलब साफ साफ सामने आता है। सीख तब होती है जब मन नए रूप में जागरूक होता है, बिना पुराने आवरण की मदद के, बस खुलकर वर्तमान को महसूस, देख और समझता है। कल्पना करें कि आप एक बच्चे से कह रहे हैं, तुम्हें पेड़ को देखना है, न कि अपना ज्ञान पेड़ पर थोपना है। जैसे कि तुम पहले से जानते हो, यह नीम का पेड़ है, यह आम का पेड़ है। बस उसे देखो और महसूस करो कि वह पेड़ कैसा है अभी। क्या उसकी छाल कैसी है, पत्तियां कैसे हिल रही हैं, हवा की खुशबू कैसी है। जब बच्चा केवल देखता है, बिना नाम, बिना ढांचे, तो उस क्षण सीख जागृत होती है। इस अध्याय की कहानी यही है। जीवन में हम नामों, आवरणों और पिछली समझ के कारण अधीर हो जाते हैं, पर कृष्णमूर्ति हमें कहते हैं, बस अवलोकन करो, सरलता, ताजगी और पूर्णता से।
सीख वहीं से शुरू होती है जहां मन किसी पूर्व धारणा के बिना ताजा होता है। अंत में आपसे एक सवाल साझा किया जाता है। यह सवाल आपके मन में एक छोटा सुतली की तरह घूमेगा और अगला अध्याय खोलने के लिए मार्गदर्शक बनेगा। जब आप कहते हैं मैं खुद को जानता हूं, तो कौन जानता है और किसके बारे में? क्या यह मैं और मैं जो देखता हूं वास्तव में अलग हैं? और अगर नहीं, तो क्या ऐसा संभव है कि मैं सिर्फ बिना विभाजन के देख सकूं? अध्याय 2। कल्पना कीजिए कि आप एक पुस्तकालय में खड़े हैं। चारों ओर किताबों के पन्नों की शांति है, लेकिन जैसा भी वातावरण हो, यदि आपका मन व्यस्त है, यदि आप सिर्फ सूचना इकट्ठी कर रहे हैं, तो वास्तविक सीखने की संभावना खो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा केवल तकनीकी कौशल या तथ्यों का संचय नहीं है। असली शिक्षा है मन को जागर रखना, स्वतंत्र अवलोकन को जगाना, और इसके लिए जरूरी है कि मन अवकाश, लेजर की अवस्था में हो, अतिरिक्त दबाव से मुक्त, ताकि वह निरपेक्ष रूप से देख सके। वे आगे बताते हैं कि अधिकतर हमारी शिक्षा इस पैटर्न पर आधारित है। एक विषय पर जानकारी इकट्ठा करना, उसे याद रखना, फिर उससे निर्णय लेना। यह प्रक्रिया सोच को यांत्रिक बना देती है। हम मनुष्य होने के बावजूद एक मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं, अ रिपीटेटिव पैटर्न्ड रिएक्शन, जिससे अंततः असली समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो फिर असली प्रश्न यह होता है, क्या एक अन्य प्रकार की सीख संभव है जो न सिर्फ जानकारी इकट्ठा करे, बल्कि प्रत्यक्ष अवलोकन से आंतरिक स्वबोध जगाए, बिना किसी पूर्व धारणा या छवि के? कृष्णमूर्ति चुनौती देते हैं कि हमें सिर्फ सीखने का पैटर्न, ज्ञान संचय को ही नहीं समझना है, बल्कि यह देखना है कि क्या इस पुरानी प्रक्रिया को छोड़कर एक नया स्वनिर्भर अवलोकन संभव है। यह सब पढ़कर हम समझते हैं कि ज्ञान, नॉलेज, और ज्ञान होना, नोइंग में अंतर है। ज्ञान एक जमा की गई चीज है जो समय, स्मृति और अनुभव से आती है, जबकि जान पाना एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें मन समयबद्ध नहीं होता। जब हमने जान लिया, तब सीख खत्म हो जाती है, लेकिन सीख का सतत प्रवाह अभी भी हो सकता है। मन को हर क्षण सक्रिय और संवेदनशील बनाए रखता है। यह समझने की दिशा में एक अनोखा दृष्टिकोण आता है। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल किसी काम में दक्षता लाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की एकात्मता विकसित करना है। यह अनुभव तब संभव है जब तकनीकी कौशल केवल माध्यम बनकर रह जाए, न कि स्वयं उद्देश्य। जब हम प्रक्रिया, एक्शन एंड एक्सपीरियंस के माध्यम से जीवन को विदित करते हैं, तभी हमें उस एकता का एहसास होता है जो जीवन की समग्रता में है। यह पूरा अध्याय हमें स्मरण कराता है कि जीवन का पूर्ण अनुभव, क्षण प्रति क्षण का जागरूक होना, वह स्थान है जहां असली सीख होती है। और यह सीख हमेशा गहराई से आती है, जिसे केवल तकनीक या सुरक्षा की चाह नहीं, बल्कि स्वसमझ और स्वतंत्र अवलोकन से सींचा जाता है। इस अध्याय की कहानी हम एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक बच्चे को सिखा रहे हैं, उसे एक फूल की पंखुड़ियां दिखा रहे हैं और आप उससे कह रहे हैं, केवल देखो, उसके रंग, बनावट, खुशबू को महसूस करो, बिना नाम दिए, बिना किसी फॉर्मूले में बांधे। जब बच्चा सचमुच केवल देखता है, जैसे वह पहली बार देख रहा हो, तब वास्तविक समझ प्रस्फुटित होती है। यह प्रक्रिया ज्ञान प्राप्ति से अलग होती है। यह सीधे अवलोकन से सीखने की प्रक्रिया है। अंत में मैं आपसे एक सवाल साझा करना चाहूंगा। यह सवाल अगला अध्याय खोलते समय आपके मन में एक छोटी सी चुभन बनाए रखेगा। क्या सच में कोई ऐसा क्षण संभव है जब विचार, स्मृति या पूर्व धारणा पूरी तरह शांत हो जाए और हम केवल इसी अब को देख सकें, बिना किसी छवि या रेखा चित्र के? और अगर वह संभव हो, तो हमें क्या रोक रहा है? यह सवाल अध्याय 3 में हमें ले जाएगा, जहां हम जानने की उस क्षणिक शून्यता की ओर और गहराई में उतरेंगे। अध्याय 3, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कक्ष में बैठे हैं, जहां चारों ओर चारित्र्य विज्ञान, इतिहास, गणित, भाषा की किताबें रखी हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ जानकारी भंडार रहे हैं या कुछ उससे कहीं अधिक? कृष्णमूर्ति हमें यहां ले जाते हैं, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बीच उस अंतर को देखने जहां बुद्धिमत्ता केवल जानकारी नहीं, बल्कि स्पष्ट, निष्पक्ष समझ है। वे कहते हैं, ज्ञान के 3 रूप होते हैं,
वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान जो हम स्कूलों में सीखते हैं, फिर सामूहिक या सांस्कृतिक ज्ञान जो पीढ़ियों से हमारे भीतर संचित होता है, और व्यक्तिगत ज्ञान, हमारी अपनी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, झुकाव, ये सब मिलकर ज्ञान का विशाल भंडार बना देते हैं। लेकिन क्या यह ज्ञान बुद्धिमत्ता का निर्माण करता है? बुद्धिमत्ता, जैसा कृष्णमूर्ति कहते हैं, वह क्षमता है जो भाव, पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत झुकाव से मुक्त, तटस्थ और सावधान होता है। यह प्रत्यक्ष समझ की क्षमता है। यह समझना जरूरी है। बुद्धिमत्ता केवल तथ्यों को याद करने का नाम नहीं, वह सच को देखने की ताजा दृष्टि है। वह स्थिति है जहां मन पूरी तरह से जागरूक, संवेदनशील और बिना किसी हस्तक्षेप के तैयार होता है। भारतीय महारा मतलब है, हम यह नहीं सोचते कि मैंने यह पहले क्यों नहीं देखा, हम सिर्फ देखते हैं एकदम स्पष्टता से। आप विज्ञान, गणित में उत्कृष्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जगह, समय, वातावरण और अपने भीतर के परिवेश के प्रति सचेत हैं? क्या आप ठहर जाते हैं, ध्यान देते हैं, अपने आसपास की सुंदरता, पीड़ाएं, ऊर्जा को महसूस करते हैं? यही बुद्धिमत्ता और ज्ञान के बीच का अंतर है। ज्ञान जो ठहर भर जाता है और बुद्धिमत्ता जो लगातार जागृत रहती है। अब हम इसे कहानी जैसी भाषा में समझते हैं। कल्पना करें, एक शिक्षक बच्चों से कहता है, देखो, किताब पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि जब तुम बाहर झांकते हो तो सिर्फ देखो। समझो कि पेड़ कैसे हिल रहा है, हवा कैसी है, मिट्टी की खुशबू कैसी है। इसी समय वह साथ साथ पूछता है कि क्या तुम उस पेड़ की जिंदगी की ताजगी को समझ पा रहे हो या बस उसे नाम देकर पास कर रहे हो? शिक्षक का उद्देश्य है बच्चों को जागरूक बनाने का, साधारण चीजों में गहराई देखने का, न कि बस तथ्य उपलब्ध कराने का। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान संग्रह हमें अक्सर यांत्रिक बना देता है। हम तथ्यों को याद करते हैं, परीक्षाओं को पास करते हैं, पर हमें जीने की संवेदनशीलता, स्पष्टता, आगाह बुद्धिमत्ता भूल जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी है, वह केवल जानकारी देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि बुद्धिमत्ता को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। संक्षेप में, इस अध्याय में जो बातें सामने आती हैं, ज्ञान 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक। बट बुद्धिमत्ता इन सबसे परे होती है, क्योंकि वह स्पष्ट अवलोकन, निष्पक्ष समझ और भावनात्मक स्वच्छता का परिणाम है। शिक्षा का उद्देश्य केवल दक्षता या विशेषज्ञता होने नहीं चाहिए, वह मन और हृदय को जागृत करना होना चाहिए, ताकि हम जीवन को गहराई से देख सकें। बुद्धिमत्ता का पाठ तभी संभव होता है जब हम पेचीदगी और पूर्वाग्रह से मुक्त, सहजता से देखते और समझते हैं। और अब मैं आपसे एक सवाल साझा करता हूं। यह प्रश्न अगले अध्याय के लिए आपकी जिज्ञासा को बनाकर रखेगा। क्या संभव है कि हम बिना किसी पूर्वधारणा, बिना किसी शब्द, बिना कोई निर्णय, सिर्फ देखें और महसूस करें के स्तर पर ताजा दृष्टि से देख सकें? और क्या वह दृष्टि हमें सचमुच बुद्धिमत्ता की ओर ले जाएगी? यह सवाल हमें अगली बार उस स्तर पर ले जाएगा जहां देखने की सीमा और उसकी गहराई पर हम उतरेंगे और जानेंगे कि वर्तमान का अवलोकन कैसे हमें एकत्व की अवस्था तक पहुंचाता है। अध्याय 4, बिना पूर्वाग्रह के सीख। सीख की असली अवस्था कल्पना कीजिए कि आप खाली हाथ खड़े हैं। आपके पास कोई किताबें नहीं, कोई पूर्वधारणा नहीं, कोई पुराना ज्ञान नहीं, बस केवल खुला मन, खुला अवलोकन। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम ज्ञान को जोड़ते जाते हैं, आधा तो खो जाता है, क्योंकि ज्ञान अपना एक अधिकार बनाकर खुद पर चढ़ जाता है और यह अधिकार सीख को रोक देता है। असली सीख वहीं से शुरू होती है जहां मन में ज्ञान का अधिकार या संग्रह नहीं होता। एक निरपेक्ष, ताजा, निष्पक्ष दृष्टि बनी रहती है। टर्न्ड रिसर्च। यह ख्याल थोड़ा उलझाने वाला लगता है, कैसे हम सीखेंगे जब ज्ञान नहीं होगा? लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सीख का अर्थ न तो ज्ञान को जोड़ना है और न ही किसी फनी ढांचे में फंसना, बल्कि मन की ताजगी, उसकी जागरूकता और उसकी स्वतंत्र अवलोकन क्षमता बनाए रखना है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप पहली बार बारिश में झूले पर बैठे हैं, तब आप उसे साधारणता से देखते हैं। हवा का स्पर्श, बूंदों की आवाज, धरती की खुशबू, बिना पकड़े, बिना नाम देने, बिना व्याख्या करने।
उस समय आपका मन मुक्त और जागरूक होता है। वही अवस्था वह जगह है जहां असली सीख होती है। कृष्णमूर्ति इसीलिए कहते हैं, ज्ञान एकत्र नहीं बल्कि अविरल जागरूकता चाहिए। जब ज्ञान जमा होता जाता है तो मन उसमें उलझ जाता है। वह नया कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि हर चीज को पुराने फ्रेम से देखने लगता है। लेकिन वास्तव में सीख तो तब होती है जब आप जो देख रहे हो उसे नए ताजगी से देख पाओ। टर्न जीरो रेडिट पेन, यह एक अनोखी सीख की अवस्था है जहां ध्यान बिना पूर्व धारणा के होता है, बिना हिस्सों में बांटे देखता है, सिर्फ देखता है। कुछ यूं समझें कि आप पूरा दे रहे हो अपने होने को उस क्षण को। इस तरह आप सीखते हो पूरी तन्मयता से, न कि केवल सिर से। जैसे एक रेडिट उपयोगकर्ता ने लिखा है, यू ओनली लर्न व्हेन यू गिव योर होल बीइंग टू समथिंग। टू लर्न इज लाइक रीडिंग अ नॉवल विथ इन्यूमरेबल कैरेक्टर्स। इट रिक्वायर्स योर फुल अटेंशन, नॉट कंट्राडिक्टरी अटेंशन। इसका मतलब है, सीखना केवल जानकारी का मिलना नहीं बल्कि पूरा जी जाना है। संपूर्ण होने की स्थिति में सीख का अनुभव हो पाता है। अब इसमें एक और जटिल लेकिन महत्वपूर्ण बात है, प्रक्रिया बनाम प्रणाली। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कोई तकनीक, कोई अभ्यास, कोई विधि जो मन को यांत्रिक बना दे, उससे सीख मर जाती है। जब मन केवल प्रक्रिया या नियमों में उलझकर चलना शुरू कर दे तो वह प्रेम या बुद्धिमत्ता से दूर हो जाता है। इसलिए वह कहते हैं, कोई सिस्टम मत खोजो, बस यहीं से शुरू करो जहां मन अभी है। इसका मतलब है, कोई बाहरी नियम नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई प्रणाली नहीं, बल्कि स्वतंत्र अवलोकन से शुरू करना। जब मन में पूर्व धारणा नहीं होती, जब वह खुला होता है, तभी वह वास्तविकता को देख पाता है, तभी सीख संभव होती है। इस अध्याय को हम एक अच्छी कहानी की तरह समझना चाहेंगे। कल्पना कीजिए कि आप भूले भटके बचपन की तरह वापस जाते हैं, जब हर चीज पहली बार दिखाई देती थी। नदी का कलकल, फूल की गंध, मिट्टी की ताजगी। उस तत्कालीन संवेदना में कोई ज्ञान नहीं था, बस अनुभव। तब सीख था, बिना किसी ज्ञान ढांचे के, बिना किसी तकनीक या नियम के। और आज हम शायद किताबों, पाठ्यक्रमों, तकनीकों में सीख पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ताजगी से बढ़कर भी कुछ सीखने की क्षमता कहीं खो जाती है। कृष्णमूर्ति हमें वहीं की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं जहां मन ताजा, खुले, स्वतंत्र निरीक्षण की अवस्था में हो। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल साझा करना चाहता हूं। यह सवाल अगले अध्याय के लिए एक जिज्ञासा की कड़ी बन जाएगा। क्या संभव है कि मन पूरी तरह से पूर्वाग्रह, टकराव और ज्ञान की छाया से मुक्त होकर सिर्फ देखने की अवस्था में रह सके? और उस अवस्था में क्या सचमुच कुछ नया, कुछ वास्तविक खिला खिला दिखाई देने लगे? यह सवाल अध्याय 5 खोलते समय आपके अंदर हल्की सी लहर बनाए रखेगा, जहां हम उस देखने की अवस्था की गहराई और प्रभाव को और विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्याय 5 अविवेकी अवलोकन, चॉइसलेस अवेयरनेस। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक पेड़ है, आप उसे देख रहे हैं, मगर क्या आप उसे पूर्वाग्रह, सोच या किसी प्रतिक्रिया के साथ देख रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली अवलोकन वह है जो बिना किसी विकल्प या पूर्व धारणा के हो। इसे वे कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। यह अवलोकन न सोच है, न विश्लेषण, न पूर्व बना ढांचा। यह एक ताजा, बिना किसी हस्तक्षेप का जागरूक देखना है। वे बताते हैं कि जब दर्शक, ऑब्जर्वर और देखे गए, ऑब्जर्व्ड के बीच कोई विभेद नहीं होता, तब संघर्ष समाप्त हो जाता है। यही वह स्थिति है जिसमें मन संपूर्ण रूप से खुल जाता है, समय के बंधन से मुक्त हो जाता है। दर्शक वह नहीं जो सोचता है, बल्कि वह जो सोच का हिस्सा है। वह पूर्वाग्रह है जो बीच में बनता है। जब यह विभेद दूर हो जाता है, तब अवलोकन स्वतः स्पष्ट और शांत हो जाता है, बिना किसी शक्ति संघर्ष, नियंत्रण या दूरी के। यह अवस्था न तो कोई अभ्यास या तकनीक से आती है, न ही किसी गुरु द्वारा सिखाई जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चयन, चॉइस खुद भ्रम है। यह हमें पूर्व निर्धारित ढांचे में बांध देता है। ट्रू चॉइसलेसनेस तभी संभव है जब स्वयं चुनने वाला अस्तित्व में न रहे, यानी कि जहां मन में कोई मैं नहीं, कोई द्वैत नहीं, सिर्फ जागरूकता हो। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आप बारिश में पहली बार भीग रहे हों, आप सिर्फ बूंदों का स्पर्श महसूस कर रहे हों, हवा को शीतल पाते हों, मिट्टी की ताजगी जान रहे हों,
बिना किसी शब्द या व्याख्या के। उस क्षण आपकी पूरी चेतना सिर्फ बारिश के साथ है, न कोई अतीत, न कोई भविष्य, न कोई विश्लेषण। ऐसी अवलोकन इलेक्ट्रॉनिक हो, ताजा हो, उसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी यही चुनौती है। रिश्तों को हम अक्सर उन पूर्व निर्मित छवियों से देखते हैं जिन्हें हमने वर्षों में बनाया है, लेकिन अगर हम सचमुच वह व्यक्ति अब भी जो है को देख सकें, बिना किसी छवि या शब्द के, बस उस एकत्व को अनुभव करें, तो समझ बने, आंतरिक दूरी खत्म हो, रिश्तों में स्वच्छंदता आती है। अब एक रेडिट उपयोगकर्ता का अनुभव सामने आता है। You only learn when you give your whole being to something. To learn is like reading a novel with innumerable characters. It requires your full attention. यह वाक्यांश बहुत गहरा है। सीख तब सचमुच होती है जब आप अपनी पूरी संवेदना किसी चीज को देते हैं, न कि सिर्फ मन से, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व से। तभी असली अवलोकन संभव है, जब कोई सीमा, विभेद, उद्देश्य नहीं, सिर्फ मैं और देखा जाना। इस अध्याय में जो मूल बातें सामने आती हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस वह अवस्था है जब मन बिना किसी रोक टोक, बिना विकल्प केवल देखता है। वह ऑब्जर्वर का मामला नहीं, बल्कि ऑब्जर्व्ड के स्वरूप में है। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड की एकता संघर्ष समाप्त करती है, द्वैत मिट जाता है और एक नवीन जागरूक अवस्था उभरती है। कोई तकनीक या गुरु नहीं, यह अवस्था स्वाभाविक रूप से मात्र सतर्क अवलोकन से उत्पन्न होती है। कोई अनुकरणीय क्रिया नहीं पड़ती। पूरा होना और पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप किसी चीज में पूरी तरह सम्मिलित हो जाते हैं, तो सीख तथा अवलोकन स्वतः व्यापक और सजीव हो जाता है। और अब मैं आपके साथ एक ऐसा सवाल साझा करना चाहता हूं। यह प्रश्न अगले अध्याय की ओर आपको सहजता से ले जाएगा और आपके अंदर एक अद्यतनीय जिज्ञासा जगा देगा। क्या संभव है कि किसी पल आप न सिर्फ देखें, बल्कि उस देखी गई चीज, कभी वह दर्द हो, खुशी हो, कोई भावना हो या दृश्य हो, उसमें खो जाएं, वह आप बन जाएं, उस अवस्था से एक गहरा एकत्व पैदा हो जाए और फिर उस एकत्व से कुछ नया जागृत हो? यह सवाल अगली बार उस गहराई को खोलने में मदद करेगा जहां हम आइडेंटिटी और असली होने की गहराई से उतरेंगे। अध्याय 6, पहचान का भ्रम। स्वयं के बतौर दोषिया को समझना। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कमरे में हैं, चारों ओर किताबें, विचार और यादें हैं, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके आप का कोई नाम, कोई पहचान, कोई पत्रिका सा पन्ना है जो हर समय आपके साथ रहता है, चाहे आप कुछ भी महसूस करें? कृष्णमूर्ति इस पहचान ब्राह्मणता यानी मैं कौन हूं के सवाल पर जाने के लिए हमें सहज, तटस्थ और जिज्ञासु तरीके से आमंत्रित करते हैं। वे यह सवाल उठाते हैं, क्या यह मैं आप सचमुच हैं या यह सिर्फ एक मानसिक संरचना है, पिछले अनुभवों, स्मृतियों और अपेक्षाओं का संकलन? यदि यह एक संरचना है, तो क्या यह हमारे अनुभव की खोज, अवलोकन और वास्तविक बुद्धिमत्ता में बाधा नहीं बनता? पहचान वास्तव में एक छाया है। हम इसे अपनी त्वचा से नहीं देख सकते, बल्कि केवल आभासित कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मैं और वो यानी पहचान और वही जो पहचान रही है एक लगाव में बंध जाते हैं, तब समझ का दरवाजा बंद हो जाता है। जब यह बंधन खुलता है, जब हम मैं को पहचाने बिना केवल देख पाते हैं, तब असली जागरूकता और सीख संभव हो पाती है। एक साधारण उदाहरण से यह समझें, आप किसी मित्र की आंखों में देखते हैं, लेकिन क्या आप उस मित्र को पूर्वधारणा, गीत या अपनी अपेक्षाओं के साथ देख रहे हैं, या आप उस मित्र को बिल्कुल नए रूप में देख पा रहे हैं, बिना किसी पूर्व ज्ञान की इच्छा के? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब यह पूर्व धारणा नहीं होती, यानी बुद्धि और संवेदना को चुप रहने, झुकने और देख लेने का मौका मिला, तभी वास्तविक संबंध और समझ बन पाती है। यह हम उस बच्चे की तरह हैं जो सिर्फ देखता है, बिना नाम, बिना तय करें, बस आंखों से, दिल से महसूस करता है। जब मैं उस बच्चे की तरह सिर्फ देखता है, तब पहचान की सीमा टूट जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या यह संभव है कि इस दृष्टि से हम खुद को भी देख पाएं? न कि मैं यह हूं या मैं वह हूं, बल्कि सिर्फ मैं देख रहा हूं, बिना कोई ब्रांड नाम या पैकेजिंग। जब आप बिना वह मैं हूं निष्कर्ष पर पहुंचे, बस अनुभव पर ध्यान टिकाएं, आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं
और केवल हो जाते हैं। होने की अवस्था ही एक ऐसी स्थान है जहां बुद्धिमत्ता, संवेदना और वास्तविकता मिलकर एक पुल बुनते हैं। इस अध्याय में हमने समझा कि पहचान, आइडेंटिटी, एक मानसिक संरचना है जो हमें अनुभव की गहराई से दूर ले जाती है। जब मैं और देखा जाना, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड, अलग नहीं होते तो पहचान की सीमा खत्म हो जाती है। इस सीमा के टूटने से हम एक सहज, ताजा और खुली जागरूकता की ओर बढ़ते हैं, जहां सीख और संबंध खुद ब खुद प्रकट होते हैं। क्या संभव है कि आप उस मैं को पा सकें जो सीमाओं से परे है, जहां सिर्फ हो रहा हो, सिर्फ हो रहा हो? और उस अवस्था में क्या आपको समय, पहचान और अलगाव कुछ भी अलग नहीं लगता? इस सवाल के साथ हम अध्याय 7 में उतरेंगे, जहां हम यह खोजेंगे कि क्या असल में कोई केंद्र है या वह महासागर है, और क्या पहचान की लकीर को पार कर हम उस महासागर में विलीन हो सकते हैं। अध्याय 7, मैं के पार। स्वयं का विघटन और एकता की ओर कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी सरोवर के किनारे खड़े हैं। जल निर्दोष रूप से बह रहा है, ना कोई लहर का अलग पहचान, ना कोई छाया की पहचान। यह एकता की अवस्था है जहां विभाजन नहीं, सिर्फ एक ही प्रवाह है। कृष्णमूर्ति हमें इसी ओर ले जाते हैं, स्वयं की पहचान से पार निकलकर उस एक जागरूकता की ओर जहां मैं नाम की कोई चीज नहीं बचती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वयं यानी हमारा आत्मचेतना केंद्र एक मिथक है। यह अनुभवों, स्मृतियों और पहचान के चित्रों से बना होता है, एंड इन अनुभवों को जोड़ने से वह मजबूत होता जाता है। जैसे यदि आप एक पेड़ को देखते हुए उसे नाम देते हैं, तो आपने उस क्षण को टिप्पणियों और अनुभवों से भर दिया जो मैं को मजबूत करता है। इसलिए वे कहते हैं, इस केंद्र को पूरी तरह समझो और उसे नकार दो। उसके आगे कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारी पहचान ही संघर्ष, भय और बंटवारे की जड़ है। यह पहचान एक ऐसा गुब्बारा है जो हर ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन वह अपने ही प्रतिबिंब में फंस जाता है। जब आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि वही मैं स्वयं को ही खींचता है। वह अपने अनुभवों, विश्वासों और सामाजिक बनाए रूपों से घिरा रहता है, और इसी ने उसे बनी रखा है। अब एक कहानी सोचिए। एक मृदु धारा है जो नदी बनकर समंदर में जा मिलती है। पहले नदी का अलग रूप था, अपनी पहचान थी, किनारे, बहाव, दिशा। लेकिन जब वह समंदर में घुलती है तो पहचान मिट जाती है, केवल एक व्यापक जलराशि बचती है। इसी तरह जब मैं की सीमा उस जागरूकता में मिल जाती है जो पहचान से परे है, तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें रचनात्मकता, वास्तविकता और प्रेम स्वतः प्रकट होते हैं, जो मैं में कभी संभव नहीं थे। जब आप स्वयं की संरचना, एक्सपीरियंस, मेमोरी, बिलीफ, आइडेंटिटी को पूरी तरह से देख लेते हैं, तो वो ढांचा टूट जाता है, और उस टूटने में जो शांति और जागरूकता बचती है, वही रचनात्मक और मुक्त चेतना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब स्वयं नहीं होता तब वास्तविक प्रेम और बौद्धिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। इस अध्याय की समझ आगे 3 मुख्य बिंदुओं में सीमित की जा सकती है। वे एक, स्वयं, सेल्फ, एक मानसिक केंद्र है जिसे अनुभव, पहचान और स्मृति निर्माण करते हैं। यह वास्तविकता की गहराई से दूर ले जाता है। 2, जब स्वयं को पूरी तरह देखा और समझा जाता है, वह स्वतः घटित होने वाली एक विघटन प्रक्रिया ही बन जाती है, और तब ज्ञान, प्रेम और रचनात्मकता सहज रूप से उभरते हैं। 3, विघटन नहीं प्रयास से, बल्कि जागरूक रूप से होने पर ही वास्तविकता प्रकट होती है। यह अंतिम अवस्था स्वयं के पार जाकर अस्तित्व का साक्षात्कार है। क्या संभव है कि उस अवस्था में जहां स्वयं नहीं रहा, वहां आपकी संवेदना, प्रेम, चेतना एक ऐसे खुलते स्रोत में बदल जाएं, जिसमें समय, पहचान और सीमा कहीं भी अपने अस्तित्व का पता ही नहीं दें? यह सवाल हमें अध्याय 8 में ले जाएगा, जहां हम उस खुले स्रोत की प्रकृति, उसकी गति और उसकी विवेकपूर्ण चाल को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 8, शून्यता और एकत्व की ओर विभाजन का अंत कल्पना कीजिए। एक शांत पल है जहां समय मौन है और भावनाएं स्वतः बह रही हैं। इस अध्याय में हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां शून्यता से एक असीम एकत्व का अनुभव उत्पन्न होता है। सोचिए कि आप एक नीरव घाट पर बैठे हैं। जल स्थिर है, वातावरण गहराई से भरा हुआ है। आप अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं,
पर किसी योजना के बिना, जैसे आप केवल मौजूद हैं, स्वयं से पार। उस निरंतरता में विलीन कृष्णमूर्ति के अनुसार यही वह अवस्था है जहां विभाजन अपने आप समाप्त हो जाता है, जहां स्वयं का केंद्र विलुप्त हो जाता है और केवल चेतना बचती है। शून्यता क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मैं होना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, जैसी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब मन एक ऐसी शून्यता में पहुंचता है जहां से रचनात्मकता, प्रेम और अस्तित्व की वास्तविकता स्वतः प्रकट होती है। यह शून्यता वह आधार है जहां सृजन और जागरूकता आपस में मिलते हैं। बिना किसी मध्यस्थ के शून्यता और एकत्व का अनुभव, यह अनुभूति तब संभव होती है जब हम बिना किसी पसंद या नापसंद के देखते हैं और स्वयं और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। जब देखने में कोई विभाजन नहीं बचता, तब मन स्वाभाविक रूप से खाली और स्पष्ट हो जाता है। इस खालीपन में धारणा विकृत नहीं होती और वास्तविकता वैसी की वैसी दिखाई देती है जैसी वह है। विभाजन से मुक्त होने की प्रक्रिया। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारा मन अनुभवों को जोड़ता और जमा करता रहता है, जिससे पहचान और विभाजन पैदा होते हैं। जब हम अनुभवों को जोड़ना बंद कर देते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना केवल देखते हैं, तब हम एकता की ओर बढ़ते हैं, जहां न मैं बचता है और न दूसरा, केवल चेतना बचती है। पहला, शून्यता का मतलब है मानसिक भीड़भाड़ से मुक्त होना, एक ऐसा खालीपन जहां सृजन और प्रेम उभरते हैं। दूसरा, एकत्व का अनुभव तब होता है जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। तीसरा, जब पहचान विलुप्त हो जाती है, तब जागरूकता और संवेदना अपनी पूरी गहराई में प्रकट होती है। एक भावनात्मक उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए कि आप एक फूल को देख रहे हैं। आप उसका नाम नहीं जानते और न उसके बारे में कोई जानकारी जोड़ते हैं, बस देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उस क्षण फूल और आप अलग नहीं रहते, केवल एक साझा अनुभव बचता है। यही वह स्थिति है जहां से सच्चा प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न होती है। अब मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं जो अगले अध्याय की जिज्ञासा को बढ़ाएगा। क्या संभव है कि उस अवस्था में जब मैं पूरी तरह गायब हो जाए, वहां आपकी संवेदना एक ऐसे महासागर में बह जाए जहां न कोई सीमा हो, न कोई कोशिश, केवल एक व्यापक निर्विवाद एकता हो? अध्याय 9, स्वयं का अंत और एकता का जागरण। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, जहां नदी शांत और सहज रूप से बह रही है। पानी का प्रवाह अपनी पहचान भूल चुका है। वह अब नदी नहीं, बल्कि एक महासागर बन चुका है। वहां सीमाएं, विभाजन और नाम कुछ भी नहीं बचा। इस अध्याय में हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां स्वयं की पहचान धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और एक समग्र एकता का अनुभव होता है। स्वयं क्या है और क्यों उसे समझना जरूरी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वयं एक मानसिक संरचना है जो यादों, अनुभवों, सामाजिक भूमिकाओं, भाषा और पहचान से निर्मित होती है। यह पहचान स्वयं को एक अलग केंद्रित इकाई के रूप में स्थापित करती है, लेकिन इस पहचान की गहराई में मैं बनने की इच्छा होती है जो हमें असली समझ से दूर ले जाती है। पहचान का विश्लेषण और उसका विघटन। हमारी मान्यताएं, धार्मिक पहचान और विश्वास सभी इस स्वयं को और मजबूत करते हैं। यहां तक कि मैं स्वयं को मिटाना चाहता हूं कहना भी स्वयं को सक्रिय करता है। असली रास्ता है निरीक्षण, सतर्कता और बिना किसी निर्णय के देखना कि यह मैं क्या है, वह कैसे काम करता है और कहां तक हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है। जब यह समझ आ जाती है, तब पहचान धीरे धीरे विघटित होने लगती है। स्वयं की गहराई से पहचान, स्वयं को पूरी तरह से समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि हम अपने भीतर की भावनाओं, झुकावों, प्रतिक्रियाओं और आदतों को बिना किसी मूल्यांकन के देखें। केवल देखना ही हमें उससे परे ले जाता है। स्वयं के अंत में क्या बचता है? जब स्वयं की पहचान पूरी तरह टूट जाती है, तब एक ऐसी चेतना बचती है जिसमें कोई केंद्र, कोई द्वैत नहीं होता। वहां केवल एकता, प्रेम, संवेदना और स्पष्टता बचती है। यह विघटन तब होता है जब हम सच को बिना किसी प्रयास के स्पष्ट रूप से देखते हैं। पहला, स्वयं एक मानसिक और सामाजिक संरचना है जो पहचान की सीमाएं बनाता है। दूसरा, विघटन की प्रक्रिया में निरीक्षण और समझ जरूरी है। तीसरा, स्वयं रहित चेतना में प्रेम और सृजनात्मकता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। सभी पहचान और विचार जैसे पीछे रह गए हों।
उस क्षण आप और पेड़ अलग नहीं रहते, केवल एक साझा अनुभव बचता है। यह अनुभव पहचान से परे है और यही एकता है। देखिए, जिंदगी में बदलाव किसी बड़े धमाके से नहीं आता, वो आता है छोटे ईमानदार कदमों से। जैसे आज आपने अपने लिए कुछ नया समझा, कुछ नया महसूस किया। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी रोशनी मिली है तो उसे अपने भीतर जिंदा रखिए, कहीं लिख लीजिए, किसी से शेयर कीजिए, या बस आज रात सोने से पहले एक पल खुद से सच्ची बातचीत कीजिए। याद रखिए, समझ को अमल में लाना ही असली बदलाव है। और हां, अगर आपको लगता है कि ये सफर यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम साथ मिलकर अगले कदम भी चलें, धीरे धीरे लेकिन सच्चाई और समझ के साथ।